राम राम सभी भाइयों को। मेरी तरफ से राम राम सभी भाइयों को। आई आप सभी बढ़िया होंगे, घर पर कुशल मंगल होंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक रहो, घर पे अच्छे से खाओ पियो, बहुत बढ़िया रहो। तो मैं आपके लिए एक हेल्दी चीज लेके आ जाऊँ, मतलब एक अच्छी बीमारी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पर बीमारी एक अच्छी नहीं होती, सब बेकार बीमारियां होती हैं। बट आपको एक ऐसी बीमारी से रूबरू करवाने वाला हूँ, मतलब जैसे ही बीमारी के बारे में आप जानने वाले हो, जैसे आप कभी नहीं जान पाए होगे। बेसिकली हर घर में एक एक घर छोड़ के कोई ना कोई इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है। चलो बात करते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आप आगे से इसके बारे में जान पाओगे, तो इसके बारे में पता होगा तो आप अवेयर रहोगे इसके बारे में। तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इस बीमारी के बारे में। पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है हाई स्टॉक और सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट। क्या होता है, एक स्टॉक ऐसा होता है कि ये हम एक इमेज दिखा रहे हैं आपको, एक फोटो में। इस टाइप से ब्रेन में एक धब्बा जम जाए, क्लॉट हो जाए, उसको स्टॉक कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते, ये एक वेन है, इसके अंदर कोई क्लॉट हो रहा हो या ब्लड ब्लीड हुआ हो, इसको स्टॉक कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। When blood supply part of the brain is disturbed causing brain cell to die। क्या होता है, अकर when blood supply part of brain is disturbed causing cell to die। इसमें क्या रहता है कि ब्लड सप्लाई पार्ट ऑफ ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि एक फोटो के थ्रू आपको समझाते हैं हम। जी वैन है, यहाँ पे इधर यहाँ पे क्लॉट हुआ है, ये वाइट कलर का आपको क्लॉट दिख रहा है इस प्रकार से। तो वहां तक क्या नहीं हो पा रहा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, मतलब बीच में रुकावट हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वहां की सेलों को क्या हो चुका है, डाई मतलब मर चुकी हैं। तो आगे इसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं, तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। चलो आगे और इसके बारे में बात करते हैं, कॉजेस के बारे में। मतलब कॉजेस का मतलब होता है कारण, क्या होता है। सबसे पहले कॉजेस में सेरिब्रल हैमरेज देखने को मिलेगा, मतलब मस्तिष्कीय रक्तस्राव, मस्तिष्क के अंदर एक रक्तस्राव देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कुछ ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, हैमरेज हो जाएगा। बोलते हैं कि उसके दिमाग में हैमरेज हो गया, ब्रेन के अंदर। सुनने को बहुत मिलता है पर अभी तक जाना नहीं, चलो सीखते हैं। सेरिब्रो सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस जम जाएगा। जैसे समझाते हैं आपको, इस प्रकार से ये वेन है, इसके अंदर वेन या आर्टरी हो, क्योंकि वेन के बगल में वेन और आर्टरी दोनों रहती हैं तो कवर दोनों हो जाती हैं अगर हैमरेज देखने को मिलता है। अब थ्रोम्बोसिस जम चुका है, तो थ्रोम्बोस कैसे जमेगा, एक आर्टरी है, इसके अंदर इस प्रकार से थ्रोम्बोस जमा हुआ है, इसको थ्रोम्बोस कहते हैं। एम्बोलिज्म समझाते हैं आपको। सेरिब्रल धमनी में धक्का जमना, थक्का मतलब एक थक्का टाइप का जम चुका है इस प्रकार से, इसको एम्बोलिज्म कहते हैं, सेरिब्रल एम्बोलिज्म। आगे बात करते हैं इसके बारे में, साइन एंड सिम्टम के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर, मतलब आपका बीपी समथिंग 200 वाई, थोड़ा इधर स्लाइड पे समझाते हैं आपको। 200 से 100 देखने को मिल रहा है। कभी कभी किसी पेशेंट का बीपी आपको 210 बाई 100 देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उक्त रक्तचाप
मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो चुका हो तो उसके कारण भी आपको सेरिब्रल हेमरेज या सीबीए देखने को मिल सकता है। हाँ, गाइडनेस, चक्कर आना, वोमिटिंग, या जब बीपी बढ़ेगा तो चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगे, बहुत सारे पेशेंटों में आपने देखा होगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में कठिनाई देखने को मिलेगी आपको। और सिम्टम की बात करते हैं तो कभी कभी एक साइड से ही आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मरीज फेशियल पैरालिसिस एक किसमें देखने को मिलता है, सीबीए में, जब हेमरेज की कंडीशन होती है इस टाइम पे। ये आपको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस, इसको बेसिकली नाम देते हैं कि हम अलग टाइप से आपको और चीज़ें पढ़ाएंगे आगे चल के, तो इसको सेरिब्रो पाल्सी कहते हैं। ये भी सीबीए के कारण ही हुई है, सेरिब्रल एरिया में थ्रोम्बोस या हेमरेज जमने की वजह से। तो फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा आपको। हेमी पैरालिसिस, शरीर के एक तरफ केवल पेशियों का पक्षघात देखने को मिलेगा। हेमी पैरालिसिस, हेमी पैरालिसिस का मतलब आप समझते हो कि ये ब्रेन है, इसके अंदर एक साइड आपको हेमरेज देखने को मिलेगा, तो हेमी पैरालिसिस। दोनों साइड तो सेमी पैरालिसिस, यानी कि दोनों साइड देखने में, तो राइट और लेफ्ट हेमी पैरालिसिस देखने को मिलेगा, सॉरी। तो अगर बीच में ही है इस प्रकार से, ये मिड लाइन है ब्रेन की, राइट एंड लेफ्ट हेमीस्फीयर, इसके बीच में अगर आपको पैरालिसिस देखने को मिलता है, यानी कि पैरालिसिस तो मरीज हो चुका है सीबीए के कारण, बट क्लॉट देखने को मिलता है बीच में, ये क्या बोलते हैं इसको, मध्य, यानी कि मिड लाइन। अगर मिड लाइन में सीबी है तो दोनों साइड पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। एक साइड भी यूनिपैरालिसिस, मतलब एक साइड भी पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, बट इसको बोलते हैं मिड लाइन शिफ्ट हो चुकी है सीबीए में। ये ब्रेन है, ये बीच वाला हिस्सा है, इसको मिड लाइन बोलते हैं, ये मिड लाइन शिफ्ट हो चुकी है। अगर आपको सीटी दिखाएंगे हम आगे चल के, तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। कभी कभी क्या होता है, मस्तिष्क की धमनी अथवा सिरा में रक्त संचालन का अवरुद्ध होना, मतलब कि अभी आपको समझाया कि एक सिरा, धमनी, वेन और आर्टरी दोनों में रक्त एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट, तो उसी को कहते हैं संचालन रुक जाता है, मतलब कि एक साइड से स्टॉप हो जाता है, वहां पे ब्लीड कर जाता है उसी जगह पे। तो आगे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सबसे पहले अपन सीटी करवाएंगे। अब सीटी करवा लिए, हाँ ये सीटी आ गई अपनी। सीटी में अपन को कुछ इस प्रकार से हाँ हेमरेजिक देखने को मिलेगा। इधर हेमरेज हुआ है, ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको। थोड़ा और दिखाते हैं आपको, ये बड़े साल में जूम करके। इसको बोलेंगे अपन राइट साइड में हेमी पैरालिसिस हो चुका है, मतलब कि अगर राइट साइड में अपना पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, स्टॉक हुआ है, या सीबीए मतलब सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है राइट साइड में, इधर की साइड, तो लेफ्ट साइड अपना पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन, थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि अपन को लग रहा है सीटी में कुछ ऐसा लग रहा है कि और भी पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, मतलब कि और भी अपन को क्लॉट देखने को मिल सकता है। जैसे कभी कभी सीटी में मल्टीपल ऐसे टाइप के हेमरेजिक मल्टीपल देखने को मिलते हैं, तो डॉक्टर डिफाइन नहीं कर पाता है कि सीटी में एक्चुअली हेमरेज है कहाँ पर, तो इसलिए अपन अलग अलग एंगल से एक जांच और करवाते हैं, इसको बोलते हैं एमआरआई, एमआरआई ब्रेन। तो एमआरआई ब्रेन कराएंगे तो अलग अलग एंगल से आपको कभी इधर इस वाले एंगल से, ऑक्सीपिटल से, फ्रंटल से, लेटरल से, सारी पोजीशन आपको देखने को मिल जाएंगी।
हाँ, तो इस प्रकार से आपको एमआरआई में आपको कहीं हेमरेज और लेटरल साइड में तो नहीं है, ऑक्सीपिटल पार्ट में तो नहीं है, क्योंकि सीटी में ओनली एक ही फिल्म मिलती है और एमआरआई में आपको 3 से 4 फिल्म देखने को मिल जाएंगी, तो अलग अलग एंगल से वो फोटो लिए जाते हैं, उसको एमआरआई कहते हैं, एमआरआई ब्रेन। हाँ, तो आगे बात करते हैं। डंबर पंचर करवाएंगे, इसमें CSF, ETR, RM, कल्चर वगैरह सारी चीजें अपन इसमें भेज सकते हैं बीमारी को और पता लगाने के लिए। इको कार्डियोग्राफ, इको कार्डियोग्राफ करवाएंगे, हार्ट के चैम्बर चेक करेंगे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आगे बात करते हैं ब्लड। ब्लड में TLC, DLC, HV, ESR, ये सारी चीजें इसलिए चेक करवाएंगे कहीं जो स्टॉक होने या CBA के कारण कहीं ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। एक मरीज CBA में चला जा चुका है, उसके बाद में डेफिनेटली है कि जो WBC हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो हाँ, ये तो अपन मान सकते हैं कि TLC काउंट तो इंक्रीज होना स्टार्ट ही हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि WBC लड़ने का काम करती हैं, बॉडी में एक एंटीबॉडी का काम करती हैं, एक फाइटर की तरह लड़ी रहती हैं। अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन हो जाए तो WBC गिरने लगती है। अब TLC काउंट बढ़ जाते हैं, इसलिए अपन इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। शुगर करेंगे, कहीं शुगर और डायबिटिक के कारण, हाइपरटेंशन में मरीज होने के कारण CBA तो नहीं हुआ है। कहीं डला डला मरीज को बेड रेस्ट पे निमोनिया तो नहीं हुआ, इसलिए चेस्ट एक्सरे करवाएंगे अपन। आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। हाँ, सबसे मेजर थेरेपी क्या है कि CBA पेशेंट को ब्लड प्रेशर मेजर करते रहना है, मतलब कि जो भी अटेंडर है उसके कहीं दूसरी बार कहीं उसको दोबारा स्ट्रोक तो ना हो जाए, CBA ना हो जाए, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर मेजर करते रहें घर पे। अब निश्चित बात करते हैं कि हॉस्पिटल में उसका BP मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पहले से ही अगर BP मॉनिटर कर लेते तो ये नौबत ना आती CBA की। तो चलो बात करते हैं, अब बीमारी हो चुकी है तो इसके बारे में, दवाइयों के बारे में भी बात कर लेते हैं। आगे ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। दवाइयाँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सबसे पहले फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है अपन को। क्या है कि पेशेंट पैरालिसिस हो चुका है, फ्लूइड इनबैलेंस हो चुके हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि अपन को लगता है कि कभी कभी डायरिया या लूज मोशन में भी मरीज को इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी हुई है, पैरालिसिस हो चुका है मरीज एक साइड का, राइट या लेफ्ट साइड कोई भी साइड हो सकती है। तो इसमें फ्लूइड हैंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना तो जरूरी समझेंगे अपन। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना जरूरी समझेंगे, सॉरी। हाँ, तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट में अपना सोडियम पोटेशियम कम हो सकता है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देंगे। इसमें पोटेशियम, सोडियम ये भी कम हो सकते हैं। ईयर पे पेशेंट रखे, मतलब ईयर मैट्रेस लगा सकते हैं पैरालिसिस पेशेंट को, CBA वाले को। मेंटेन ब्लड प्रेशर, इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे, कहीं उसका ब्लड कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर सॉरी, तो अपन उसको BP की दवाइयाँ दे सकते हैं। हाँ, पहले अपन क्या हुआ था, TLC काउंट बढ़े थे, उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक वगैरह उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 7, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो 7 क्रेनियल नर्व रहती हैं अपने ब्रेन के अंदर, उनके अंदर इंट्राक्रेनियल डिक्रीज हो जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्रिसलिन
300 ml QID ओरली दे सकते हैं। अब तो क्या है कि एक कॉमन चीज़ है कि मैनिटोल ग्लिसरीन के साथ में ही आ रहा है, तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं एक साथ में, तो दोनों चीज़ एक साथ में आई भी दे सकते हैं। तो मैनिटोल 300 ml स्टेड में, मतलब एक ही टाइम, बट फॉलो बाय 100 ml TDS डेली टिल इम्प्रूवमेंट। अब आपको एक चीज़ नई सिखाते हैं आपको, ये मैनिटोल है, मैनिटोल ग्लिसरीन कॉमन दोनों चीज़ें हैं, प्लस पॉइंट है। हाँ, मैनिटोल का काम क्या रहता है, ब्रेन के अंदर एडिमा को कम करती है साथ साथ में, और एक ऑस्मोटिक डायरेटिक का काम करती है। ऑस्मोटिक का मतलब एडिमा को तो कम करेगी, साथ साथ में बॉडी के अंदर स्वेलिंग है उसको भी कम करेगी, बीपी को कम करेगी। ये एक डायरेटिक का काम करेगी, एडिमा को कम करके फ्लूइड को बाहर निकालेगी। ये डायरेटिक का काम रहता है, इसको ऑस्मोटिक डायरेटिक कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करके रखेगी। आगे बात करते हैं, डेक्सा दे सकते हैं 1 एम्पूल TDS में, QID में, सॉरी TDS में, QID में भी दे सकते हैं। टैबलेट पेंटोवास, पेंटॉक्सीसिलिन, ये इसके क्या रहता है, एक एस्पिरिन की तरह काम करती है ब्लड को पतला करने के लिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन आसानी से बहता रहे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में क्या दे सकते हैं, जैसे पेशेंट का बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एम्लोवास 5 mg दे सकते हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसको हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। अब आपको थोड़ा और बता देते हैं हम इसके बारे में। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, आपको बताया था ना मिड लाइन शिफ्ट हो जाती है, मिड लाइन के बीच में ही है, इसको मिड लाइन दोनों साइड हैमरेज देखने को मिल रहा है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर दोनों साइड, इसको मिड लाइन शिफ्ट हो चुकी है। एक जगह और दिखाते हैं आपको CV में और क्या देखने को मिलता है। इस प्रकार से हैमरेज देखने को मिलेगा, इसको मिड लाइन शिफ्ट हो चुकी है पेशेंट की, अपन बोल सकते हैं CT में। इससे पेशेंट के पैरों पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, दोनों साइड भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, सेमी कॉन्शियस भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, उससे पूरी बॉडी का कंट्रोल रहता है। तो थैंक यू। मेरी क्लास अच्छी लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मैं आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता रहूँगा। इमेज के माध्यम से ये क्या है कि ब्रेन के मिड लाइन में हैमरेज हुआ है, तो दोनों साइड इफेक्ट हुआ है, तो इससे क्या रहेगी, जो इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री प्रक्रियाएं होती हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगी। इनवॉलेंट्री क्रियाएं हो सकती हैं पर वॉलेंट्री क्रिया अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वो क्रियाएं सारी रहेंगी। वॉलेंट्री का मतलब जो कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री का मतलब जो कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री क्रियाएं चालू हो जाएंगी जो कंट्रोल में नहीं होंगी, पेशेंट फाइट करने लगे बेड रेस्ट पे। हाँ, तो मेरी क्लास यहाँ तक ही थी। थैंक यू सो मच सभी को।